गुड आफ्टरनून एवरीबडी, वेलकम टू क्यूरियस माइंड्स। आज हम करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम जर्मनी, फ्रांस एंड रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जर्मनी के साथ। एक हिस्टोरिक इवेंट है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट 1848 का, उसको समझते हैं। इस दिन क्या हुआ था? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली ने इलेक्शंस हेल्ड किए गए थे थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड जब वो जीत गए थे तो उन्होंने अपनी फर्स्ट मीटिंग जो कन्वीन की थी वो थी चर्च ऑफ सेंट पॉल इन फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट एक जगह है जर्मनी में जिसके नाम पे इस पार्लियामेंट का नाम रखा गया है। एंड दो डिसीजंस लेने की बात हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन फॉर यूनिफाइड जर्मनी, यूनाइटेड जर्मनी, एंड लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि डिफरेंट स्टेट्स के नियरली 600 इलेक्टेड मेंबर से बनेगी एंड लेटर ऑन कैबिनेट फॉर्म करेंगे। प्रशियन किंग जो थे उस टाइम फ्रेडरिक विलियम फोर्थ थे, उन्हें एज अ हेड बनाने का सोचा गया था, बट उन्होंने असेंबली का आइडिया रिजेक्ट कर दिया एंड मोनार्की ज्वाइन कर ली जो डिफरेंट स्टेट्स के मोनार्क्स थे, जिसकी वजह से एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री दे बिकेम स्ट्रॉन्ग एंड जो सोशल बेस था वो इरोड हो गया। इलेक्शंस में जो मिडिल क्लास डोमिनेट कर रही थी इस असेंबली में, दे लॉस्ट द सपोर्ट बिकॉज उन्होंने वर्कर्स की जो डिमांड थी उन्हें रेजिस्ट किया, उन्हें मानने से इनकार कर दिया एंड लास्टली किंग को ट्रूप्स बुलाने पड़े और असेंबली को फोर्स किया गया डिसबैंड होने के लिए। वापस से जर्मनी एक ऑटोक्रेटिक एंड डिस्पोटिक गवर्नमेंट जो थी वहाँ पे बन गई। नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखेंगे जर्मेनिया का। जर्मेनिया एक सिंबल है, एक पिक्चर है, एक एलेगरी है, फीमेल एलेगरी जो जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती है, जर्मन एज अ होल को रिप्रेजेंट करती है। विजुअली देखें तो शी वेयर्स अ क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक लीव्स जो हैं वो सिंबल हैं हीरोइज्म के, वो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेवरी को। तो उस बेसिस पे इन्होंने नाम रखा जर्मेनिया एंड उन्हें एक क्राउन ऑफ ओक लीव्स पहनाया गया। ये सारा फॉर नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी लोगों की जो जाग रही थी उसको और बढ़ाने के लिए, उसको एक सिंबल देने के लिए। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि जर्मनी यूनिफाई कैसे हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कैसे स्टार्ट हुई। जो मिडिल क्लास जर्मन्स थे इन यूरोप डिफरेंट जगह पे जो सेटल थे आफ्टर 1848, हम देखेंगे कि उनमें एक वाइड स्प्रेड नोशन ऑफ नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो था वो जागने शुरू हो गया, उजागर हो गया एंड दे ट्राइड टू यूनाइट डिफरेंट रीजन्स ऑफ जर्मन कॉन्फेडरेशन, कि हम एक जर्मनी को एज अ होल नेशन स्टेट बनाने की कोशिश करते हैं एंड हम उसमें आइडियाज़ रखेंगे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का, नेशनल यूनिफिकेशन का, डेमोक्रेसी का, लिबरल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करेंगे, फ्रीडम ऑफ प्रेस देंगे एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन देंगे। इन नेशनलिस्टिक फीलिंग्स के साथ उन्होंने एक नेशन स्टेट बनाने की कोशिश की जर्मनी में, एक यूनिफाइड जर्मनी बनाने की कोशिश की। बट जो ये डिमांड्स थी ये उस टाइम पे रिप्रेस की जा रही थी, सप्रेस की जा रही थी, रोकी जा रही थी बाय मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी एंड जो लार्ज लैंड ओनर्स थे जिनको प्रशिया में जंकर्स के नाम से पहचाना जाता है, जाना जाता है। प्रशिया इज़ एन ओल्ड नेम ऑफ जर्मनी, एक एरिया है जिसे प्रशिया कहा जाता है। इन्होंने इन डिमांड्स को रिप्रेस करने की कोशिश की, वो चाहते नहीं थे कि नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जो हैं और पनपें। तो जो वहाँ के सीएम थे बिस्मार्क, ओटो वन बिस्मार्क, उन्होंने इस प्रोसेस को स्टार्ट किया एक यूनिफाई जर्मनी का। वो उसके आर्किटेक्ट थे जिन्होंने हेल्प ली ब्यूरोक्रेसी से, प्रशियन आर्मी से, ताकि हम जर्मनी को यूनाइट कर पाएँ एंड देन द प्रोसेस बिगेन। अब यूनिफाइड जर्मनी कब पूरा हुआ? आफ्टर द 3 वॉर्स जो 7 ईयर्स के स्पैन में चली विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस। इन 3 कंट्रीज़ के साथ वॉर्स हुई जर्मनी की जिसमें वो जीत गए, प्रशियन विक्ट्री हुई एंड अपना उन्होंने यूनिफिकेशन जर्मनी ने एज अ होल कंप्लीट कर दिया बाय 1871 जनवरी। जर्मन एम्परर जो थे प्रोक्लेम किए गए प्रशियन किंग विलियम वन को वर्सेल्स में, जहाँ पे वो जीते थे। फिर एक असेंबली बनाई गई जिसमें उनका कॉन्स्टिट्यूशन था, प्रिंसेस ऑफ स्टेट्स, आर्मी रिप्रेजेंटेड, मिनिस्टर्स रिप्रेजेंटेड, सीएम बिस्मार्क रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड दे वर हेडेड बाय एम्परर काइजर विलियम वन। यूनिफाइड जर्मनी के जो एम्परर थे उनका टाइटल था काइजर, काइजर विलियम वन उनके हेड बन गए। अब हम देख सकते हैं लेटर कि जो डोमिनेंस ऑफ स्टेट पावर है उसने जर्मनी में क्या क्या नए प्रोसेसेस लाए और डिफरेंट जर्मनी के जो स्टेट्स थी उन्होंने एज अ रोल मॉडल उनको कैसे यूज़ किया, जैसे कि करेंसी
बैंकिंग के बारे में, जुडिशरी, इन सब को उन्होंने मॉडर्नाइज करने की कोशिश की, नए नए तरीके डाले एंड एक रोल मॉडल तैयार किया फॉर होल ऑफ द जर्मनी। तो ये था जर्मनी के बारे में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांस। जैसे कि हम जानते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी पहले से स्टार्ट हो गया था, तो अब हम कुछ उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि हम क्या क्या उसमें कर सकते हैं। जैसे कि आइडिया ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल में कैसे लाई गई, उसके बारे में हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। कलेक्टिव आइडेंटिटी मतलब एक सेम आइडिया, सब लोगों को, डिफरेंट एरिया के लोगों को एक ही नेशनलिस्टिक आइडिया में रखना, और उनको कैसा पूरा किया गया था, लाइक थ्रू आइडिया लाइक फादरलैंड, कि हमारी एक ही लैंड है, एक ही फादरलैंड है, हम एक यूनाइटेड कम्युनिटी हैं। फ्रेंच फ्लैग, रॉयल फ्लैग को छोड़ के उन्होंने अपना एक फ्रेंच फ्लैग बनाया जिसमें उन्होंने ट्राई कलर रखा, जो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। एस्टेट्स जनरल जो पहले थे उन्हें अब इलेक्टेड बॉडी के थ्रू सेलेक्ट किया और उसको रीनेम किया नेशनल असेंबली, क्योंकि इलेक्शन हो रहे थे, दैट मीन्स वो पीपल के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उन्होंने नेम चेंज कर दिया नेशनल असेंबली। देन न्यू हिम्स कंपोज्ड, जैसे फोकलोर्स होती हैं, ओथ सेरेमनी लेना स्टार्ट किया। जो भी मार्टियर हो गए थे इन द नेम ऑफ नेशन फ्रांस को बनाने में, उनको कमेमोरेट करना शुरू किया, उनको याद रखना शुरू किया। फिर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ने काफ़ी हेल्प की, यूनिफॉर्म लॉज बनाए गए हर इंसान के लिए, हर क्लास के लिए सेम लॉज। एंड जो सबसे मेजर चीज़ थी कि उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स जो थे पूरे फ्रांस में, उनको डिस्करेज किया और एक लैंग्वेज रखी, एक नेशनल लैंग्वेज रखी जो कि थी फ्रेंच। तो इन आइडियाज़ के थ्रू, इन प्रोसेसेस के थ्रू एक कलेक्टिव आइडेंटिटी फ्रेंच पीपल के अंदर बनाई गई। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फीमेल एलेगरी मैरियन, जिनका नाम मैरियन था। जैसे हमने जर्मनी की देखी जर्मेनिया, ये भी एक फ़ीमेल एलेगरी है, एक पिक्चर है। ये रिप्रेजेंट करती है कि फ्रेंच पीपल के एज अ नेशन आइडिया क्या है। जैसे कि इनको हम विजुअली देखें तो शी वेयर्स अ रेड कैप, शी हैज़ ट्राई कलर एंड ए कॉकेड, एक सिंबल। ये रिप्रेजेंट करती है लिबर्टी को, रिपब्लिक को, जो फ्रेंच आइडिया था, और नेशनल सिंबल को कि हम यूनिटी में हैं, फ्रांस एक यूनाइटेड नेशन है। एंड देन कॉइन्स में इनको रखा गया, स्टैम्प्स में इनके पोस्टर्स देखे गए, स्टेचूज़ बनाए गए, स्कल्पचर्स बनाए गए एंड डिफरेंट डिफरेंट। तो ये था मैरियन, जो रिप्रेजेंट करते थे आइडियाज़ ऑफ फ्रेंच पीपल। नेक्स्ट अब हम देखेंगे जो नेपोलियन थे, उन्होंने कैसे एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया फ्रांस में। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आया था, नेपोलियन ने क्या क्या ऐसी चीज़ें लाई जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम काफ़ी एफिशिएंट रहा। द फर्स्ट बीइंग, उन्होंने प्रिविलेजेस जो थी, जो बेस्ड ऑन बर्थ मिलती थी पहले, जैसे मोनार्की में, एरिस्टोक्रेसी में, नोबल्स में, उनको अबॉलिश कर दिया और इक्वालिटी इस्टेब्लिश की कि लॉ के सामने सारे इक्वल हैं। और राइट टू प्रॉपर्टी, जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो लोअर क्लास लोग हैं, उनके लिए भी राइट टू प्रॉपर्टी रखा गया, सिक्योर किया गया कि उनकी प्रॉपर्टी को कोई ले नहीं सकता। ये चीज़ें अबॉलिश की और रखी, सिक्योर की। सेकेंड, एक सिंपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन बनाया गया, सिंप्लिसिटी की तरफ वो ज़्यादा गए। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया और पीजेंट्स को फ्री किया फ्रॉम सर्फडम। सर्फडम इज़ टाइप ऑफ स्लेवरी, उसको उन्होंने अबॉलिश किया। फिर गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए टाउन्स में से। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया गया, बढ़ाया गया। एंड इंट्रोड्यूस करवाए यूनिफॉर्म लॉज, स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स एंड मेजर्स एट्सेट्रा एंड सो ऑन। डिफरेंट और भी बहुत सारी चीज़ें की, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की तरफ नेपोलियन ने लाई, जिसकी वजह से फ्रांस एक यूनिफाइड फ्रांस की तरह रह पाया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, जो 1848 से स्टार्ट हुआ। इट वॉज लेड बाई एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ यूरोप। जैसे हमने देखा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में एजुकेटेड मिडिल क्लास जर्मन्स ने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी प्रोसेस स्टार्ट किया, वैसे ही 1848 से एक रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था होल ऑफ द यूरोप में, सारी कंट्रीज़ में यूरोप की। मिडिल क्लास ने जो किया था, जो जानते थे, जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़, डिफरेंट डिफरेंट नोशंस को पहचानते थे, उन्होंने स्टार्ट किया। फ्रांस ने जब अपना मोनार्क को एब्डिकेट किया इस टाइम पे एंड रिपब्लिक तैयार किया थ्रू यूनिवर्सल सफरेज, यूनिवर्सल मेल सफरेज, इस टाइम पे फीमेल की वोटिंग राइट्स नहीं थी,
तो उसके बाद से डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी, जो उस टाइम पे अभी नेशन स्टेट्स फॉर्म नहीं हुई थी, उन्होंने भी ये आइडियाज़ अपने कंट्री में लाने की कोशिश की। हर जगह के मिडिल क्लास जो थे वो अपने अपने नेशन के बारे में अब सोचने लगे, और पीपल्स जो हैं उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, जैसे कि जर्मनी में हुआ, पोलैंड में हुआ, एट्सेट्रा। फ्रांस से स्टार्ट हुआ, जब फ्रांस रिपब्लिक बन गई तो डिफरेंट नेशन स्टेट्स बनने तैयार हो गए, डिफरेंट जगह पे रिवोल्ट प्रोसेस जो है स्टार्ट हो गया। अब जो ये लिबरल्स थे, ये चाहते क्या थे, ये किन आइडियाज़ को सपोर्ट करते थे? पॉलिटिकली अगर देखें तो वो चाहते थे कि गवर्नमेंट बाय कंसेंट हो, अरिस्टोक्रेसी ना हो, मोनार्की ना हो, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी हो, सिंगल रूल को ख़त्म किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें यूनिफॉर्म लॉज प्रेजेंट हो, और गवर्नमेंट एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए, पीपल्स गवर्नमेंट होनी चाहिए, पीपल उसमें रिप्रेजेंट होने चाहिए। सोशली उन्होंने बोला कि हमें जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है बेस्ड ऑन बर्थ, उसको अबॉलिश करना है, एबॉलिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होगी। एंड इकोनॉमिकली मार्केट फ्री होने चाहिए, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स होनी चाहिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसमें वायलेशंस, जो इनवायलेबिलिटी है उसको करना पड़ेगा। एंड स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ना कि सिंगल किसी एक पर्टिकुलर क्लास के पास हो। तो ये सारे आइडियाज़ के साथ 1848 से एक लिबरल्स का जो था रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। आज की वीडियो में रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स तक ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर के पढ़ेंगे रेस्ट ऑफ द यूरोप में जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ हैं वहाँ पर क्या क्या प्रोसेसेस हुए। आई होप आपको ये वीडियो आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है, जैसे पढ़ाया जा रहा है अंडरस्टैंडेबल है। तो अंत में बस इतना ही कि आप अपना ध्यान रखें, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।